बिहार में अफसरों ने कथित तौर पर लूट मचा रखी है। इसी लूट पर आज शिकंजा कसा है। ईडी ने करीब 8 अफसरों के घर पर, दफ्तरों पर छापा मारा गया है। एक अफसर है, उनके घर से बताया जा रहा है करोड़ों की तादाद में कैश भी मिला है, जिसको गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। पर बात क्या सिर्फ इतनी सी है? क्या इसके राजनीतिक मायने भी हैं? क्या ये केंद्र की तरफ से नीतीश कुमार पर दबाव बनाने का एक प्रयास है? इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही एनडीए की कल एक मीटिंग हुई है, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। उसमें क्या कुछ तय हुआ, क्या कोई फाइनल रिजल्ट निकला, इस बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, राग बिहारी में आज जो है, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार पर बात की जाए। जनता के हित का पैसा जो जनता के हित में लगना चाहिए, वो तमाम अधिकारियों के जेब में जाता है, ऐसा हम लोग सुनते भी रहते हैं। और अब एक ईडी का छापा पड़ा है, करीब 8 अफसरों के ऊपर। टेंडर घोटाला बताया जा रहा है इसके पीछे, और भवन निर्माण विभाग के अधिकारी बताए जा रहे हैं। क्या मामला है, पहले थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या हुआ है? करोड़ों का कैश बताया जा रहा है मिला है, फिर इसके राजनीतिक मायने समझे जाएंगे। देखिए, कितने पैसे मिले हैं ये ईडी के तरफ से बयान तो नहीं किया गया है, लेकिन ये सच है कि वहाँ नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। तो सवाल ये उठता है कि कितना पैसा ये लोग अपने घर में रखे हुए हैं कि नोट को गिनने के लिए मशीन मंगवाया जाता है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि इनके पास कितना अकूत धन होता है। ठीक है। और सवाल ये उठता है कि ये कौन लोग हैं। अगर आप ये देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये वो लोग हैं जो कि सरकार का कॉन्फिडेंस भी इंजॉय करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये रिटायर करते हैं और रिटायर करने के बाद भी इनको एक्सटेंशन मिलता है। ये कैसे मिलता है भाई? अगर ये करप्ट ऑफिसर हैं तो क्या ये करप्शन करते हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट, सरकार का एलआईबी, सरकार का इंटेलिजेंस यूनिट, सरकार को सब खबर रहती है। तो जब सरकार को सब खबर रहती है, फिर ये ऐसा होता कैसे है? ये एक गंभीर विषय है। और मुझे लगता है कि ये सोचने वाली बात है कि दरअसल ये रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पर थे और बाकायदा कैबिनेट अप्रूवल से एक्सटेंशन पर थे। तो ये समझिए कि इनके पास इतना अकूत धन है, और उस धन की वजह से जिस तरीके से ये सरकार को मैनेज करते थे, क्या ये सवाल ये उत्पन्न होता है ना। फिर क्या अगर इस तरह के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं तो क्या नीतीश सरकार कह पाएगी कि लालू प्रसाद भ्रष्ट थे और हम स्वच्छ सरकार चला रहे हैं? नहीं साहब, आप नहीं कह पाइएगा। इस बात को समझना पड़ेगा। आखिरकार इतने इम्पोर्टेंट विभाग का इतना बड़ा इंजीनियर और उसके घर में रेड पड़ता है, तो सवाल ये उठता है कि एक तो रेड पड़ना ही अपने ऊपर सवाल उठाता है कि भाई ये ईडी की रेड इनके ऊपर क्यों पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि ईडी की रेड इनके ऊपर पड़ी तो ये किस चीज़ में इन्वॉल्व थे, और जिस चीज़ में ये इन्वॉल्व थे, इनके पास अकूत धन आया, तभी तो नोट गिनने की मशीन बुलाई गई। इसका मतलब ईडी को बहुत कुछ पता है, और ईडी को ये भी पता है कि किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। आपको मालूम होगा कितने सारे पुल्स गिर गए। वो जो पुल गिरे, पुलिया गिरा, आखिरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? और आपको ये भी याद होगा कि जब विजय सिन्हा हटाए गए तो सवाल उठने लगा कि विजय सिन्हा को सबने मिलकर के हटा दिया। उसमें कोई विपक्ष नहीं था, उसमें जेडीयू के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, कोई दूसरे जगह के लोग नहीं थे। हालांकि विजय सिन्हा हटने से पहले उन्होंने कार्रवाई कर दी, लेकिन सवाल उठता है कि जिस विभाग में वो कार्रवाई कर रहे थे, करप्शन का आरोप लगा रहे थे, जिस ठेकेदार को घेर रहे थे, साहब मंत्री हट जाता है, तो आप समझिए कि मंत्री की क्या हैसियत रह जाती है। और ये जो करप्ट ठेकेदार हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं, उनकी हैसियत क्या है? इस बारे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिरकार सिस्टम उनके हिसाब से चलता है। तो एक तो ये गंभीर सवाल है, दूसरा इसका राजनीतिक मायने भी देखा जा रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि जिन पर रेड पड़ा है, ये इंजीनियर हैं, बड़े इंजीनियर हैं, टॉप चीफ इंजीनियर चीफ तारणी दास नाम तारणी दास नाम है।
तारनी दास तो बहुत करीबी माने जाते थे। तो भाई सरकार के करीबी हैं तभी तो इनको आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। और इनके घर पे ईडी का रेड पड़ने का मतलब क्या है कि इस विभाग के मंत्री तक भी जांच की आंच पहुंचेगी या यहीं तक रुक जाएगी। क्योंकि कई बार सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि कोई भी करप्शन का मामला इनिशिएट करने के बाद सरकार उसको एक अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करती है। क्योंकि चर्चा ये भी है कि नीतीश इधर उधर ना करें, इसलिए उनके खिलाफ पुख्ता तौर पर केंद्र सरकार एविडेंस जुटा रही है और इसलिए इस तरह के खेल हो रहे हैं। ये भी एक तरह का आरोप विपक्षी लगा रहे हैं, पक्ष के लोग लगा रहे हैं, अंदर खाने ये बात चल रही है। पर गंभीर विषय ये जरूर है कि भाई नीतीश राज में नीतीश के विश्वस्त जो सिपाही हैं, इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, उनके घर पर रेड पड़ जा रहा है। तो ये तो एक बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल। और ये बड़ा सवाल कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आप जान लीजिए कि आखिरकार तारनी दास के घर पे ईडी का रेड, फिर तारनी दास इतने बेईमान हैं, अगर बेईमान हैं, ये तो बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ होगा, लेकिन अगर वो वाकई इस तरह के हैं तो नीतीश कुमार क्या या उनके मंत्री क्या इतने साल से समझ ही नहीं पाए कि तारनी दास क्या है, और उनको रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। तो ये बिहार में चल क्या रहा है? क्या बिहार में अब भ्रष्टाचार चरम पर है? तो हमसे पूछिए, बिल्कुल है। आपको बता दे, जमीन तक भ्रष्टाचार है और कोई रोक नहीं पा रहा है साहब, कोई नहीं रोक पा रहा है। ये सिर्फ कहने की बात है कि लालू प्रसाद सजा याफ्ता है, ये सिर्फ कहने की बात। अगर वाकई आपको भ्रष्टाचार देखना है तो आप ब्लॉक चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक और सरकार के बीच में पहला जो मीटिंग पॉइंट होता है, जहां पब्लिक पहली जगह, जहां सरकार से सीधे संपर्क में आती है, वहां पर आपको पता चलेगा कि पब्लिक कितनी परेशान है, पब्लिक की स्थिति क्या है, किस तरीके से कोर्ट और कचहरी में उनको घूमना पड़ता है, किस तरीके से एक दस्तावेज के लिए उनको चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी परेशानी होती है और कितना कॉम्प्लिकेटेड ये सारे कानून बने हुए हैं। और अगर कानून सिंप्लीफाई भी किया जाता है तो कैसे बीच के जो लोग हैं वो इसका कैसे फायदा उठाते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर किसी की नज़र है क्या? सिर्फ बात ये होती है कि हम इतने दल मिल गए, जातीय समीकरण बिठा लिया, इतने % वोट आ गए, हमारी सत्ता आ जाएगी। पर ऑनेस्ट आदमी किसको चाहिए, ऑनेस्ट ऑफिसर किसको चाहिए? अब ये सवाल बड़ा प्रासंगिक है कि आखिरकार चीफ इंजीनियर ये इतने करप्ट हैं, इनके यहाँ ईडी के रेड्स पड़ रहे हैं, तो इनको एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है भाई? ठीक बात। ये एक बड़ा सवाल है ना। और ईडी बिना कोई प्रूफ के किसी के घर रेड करने नहीं जाती है। वैसे फिर से मैं रिपीट कर दूं कि वो करप्ट है नहीं है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होगी, लेकिन ईडी को ऐसा टिप्स क्या मिला था? और अगर ईडी गलत साबित होती है तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार कोई पॉलिटिकल मोटिव से ऐसा करा रही है ताकि नीतीश सरकार पर शिकंजा कसा जाए, नीतीश एनडीए से बाहर ना भाग पाए। क्योंकि अभी बहुत सारा कोरिलेशन है ना, वक्फ संशोधन बिल है, क्या नीतीश अपने मन से समर्थन दे रहे हैं या सफोकेट कर रहे हैं? क्या वो इस गठबंधन से निकलना चाहते हैं? क्या नायडू भी निकलना चाहते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। और सरकार क्या इन लोगों को साधे रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए क्या दबाव का भी सहारा ले रही है? और इसलिए इस तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। कई ऐसे सवालों को जन्म देता है ये रेड। पर गंभीर सवाल ये है कि तारनी दास का एक्सटेंशन रिटायरमेंट के बाद और ईडी के रेड्स, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। बिल्कुल, बहुत कुछ कह रहा है और बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है। सियासी मायने क्या है ये समझने का प्रयास था हमारी तरफ से। बाकी जांच जारी है और जो कैश की बात आ रही मीडिया रिपोर्ट्स में वो कितना है, इसके आंकड़े भी अभी सामने आना बाकी हैं। तो इंतज़ार रहेगा, वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे जब आंकड़ा आ जाएगा। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस बारे में, इस भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उनके बारे में। एनडीए की मीटिंग में कल एक पंकज जी हुई थी, अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, केंद्र के बारे में। तो एनडीए की जो बैठक थी उसमें फिर क्या हुआ, क्या चर्चा रही, क्या कोई फॉर्मूला निकला, कुछ फाइनल बात कुछ हुई सीटों को लेकर किसी? देखिए मुझे लगता है कि आप
ये देखिए जेपी नड्डा भी पहुंचे थे, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे थे। उसके अलावा आपको बता दें चिराग पासवान पहुंचे थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे, और फिर जीतन राम मांझी पहुंचे थे, फिर बीजेपी के कई बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, गिरिराज सिंह मौजूद थे, तमाम सांसद मौजूद थे। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि एक औपचारिक इंटरैक्शन हो रहा था। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मौजूद थे, सम्राट चौधरी मौजूद थे। तो समझ लीजिए कि इस तरह का इंटरैक्शन था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनावी मोड में सियासी पार्टियां आ रही हैं, इनको लग रहा है कि चुनाव अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए कैसे गठबंधन किया जाए, सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा, ये तो इस तरीके की मीटिंग में अचानक तो होगी नहीं जहां पर इतने लोग जमा होंगे, लेकिन हाँ मुद्दे क्या होंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। लालू प्रसाद का एक्टिवनेस को कैसे एनडीए भुनाएगी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। बिहार के लिए और क्या सारे मुद्दे हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही थी कि किस तरीके से इसको काउंटर किया जाए। फिर ये भी चर्चा हुई, जो मेरे सूत्र बताते हैं, कि कांग्रेस का रवैया आरजेडी के प्रति क्या है, कि ये क्या ये अल्लाह बरू और कन्हैया कुमार को लालू प्रसाद एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या, पचा पाएंगे क्या, क्योंकि इसकी भी चर्चा हो रही थी कि आखिरकार इनका रवैया कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एंटी लालू गोलबंदी किस तरीके से हो पाएगी, क्या नीतीश कुमार को बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए, इसको लेकर के भी दबी जुबान में कुछ लोगों के बीच में चर्चा हुई। अच्छा। जो मेरे पास सवाल हैं कि भाई नीतीश पे अटैक होगा तो काउंटर अटैक कैसे करना चाहिए, क्योंकि नीतीश को लेकर के ये बात तो उठ रहा है ना कि भाई मानसिक रूप से, कल ही साधु यादव ने जोर शोर से कहा कि नीतीश मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तो सवाल यह है कि इस तरह का जवाब, इस तरह के सवाल उठते हैं तो इसके जवाब क्या होने चाहिए, कैसे हम इसको हैंडल करेंगे। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कल चर्चा हुई है। एनडीए के तमाम नेता मिले हैं, संजय जायसवाल के घर मीटिंग हुई है, और मीटिंग में सबका मिलना एक बात की ओर इशारा करता है कि एनडीए एकजुट है। संजय झा कह भी रहे थे कि एनडीए पहले से ज़्यादा मजबूत है, पहले से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है, एनडीए में सिर्फ विकास की बात होती है, इसलिए आप किसी तरह की इधर उधर की बातें ना करें तो बेहतर होगा, एनडीए में कोई तरह का समस्या नहीं है। ये पैगाम, ये मैसेज संजय झा देने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश कर रहे हैं, पर जो तमाम और अन्य दल हैं, जो कल हम चर्चा भी कर रहे थे कि मुकेश साहनी को लाने का प्रयास हो रहा है, और भी, और जो अभी लोग शामिल हैं पहले से, उपेंद्र कुशवाहा हों, जीतन राम मांझी हों, इन लोगों को लेकर कोई चर्चा हुई सीटों को लेकर? देखिए, सीट की चर्चा तो कल नहीं हो पाई ना। सीट की चर्चा तो आपस में बड़े नेता मिलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, पर इतनी भारी संख्या के बीच में सीट की चर्चा होना संभव भी नहीं था। वो चर्चा तो नहीं हो पाई। हाँ, कितनी सीटें किसको मिलनी चाहिए, ये सारी बातें मुझे लगता है बैकरूम पॉलिटिक्स का हिस्सा होगा। पहले हर पार्टी के जो रणनीतिकार होते हैं वो मिलेंगे, अपनी बात अपने अपने नेताओं तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद एक कंसेंसस तक पहुंचा जाएगा। मुझे लगता है इसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। जहां तक वीआईपी पार्टी का सवाल है, मेरी जानकारी के मुताबिक वीआईपी पार्टी को एनडीए 6 से 7 सीट देना चाहती है, महागठबंधन 11-12 मैक्सिमम 15 सीट देना चाहती है, और इसी का टसल चल रहा है। 6 से 7 सीट पर अगर वीआईपी लड़ती है तो उसकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। वो ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, पर मुकेश साहनी टफ बार्गेनर माने जाते हैं, वो सिचुएशन का आकलन बहुत सही कर लेंगे और उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो काफ़ी कुछ होना अभी बाकी है बिहार की राजनीति पे, खास तौर पर गठबंधनों की बात करें तो उसको लेकर। तो राग बिहारी में आज इतना ही। सबसे ज़्यादा नज़र हमारी रहेगी जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो आरोप हैं तमाम अधिकारियों पर, आड़तकारियों पर रेड डाली गई है ईडी की तरफ से, तो उसका क्या फाइनल आउटपुट आता है, कितना कैश मिला है, ये आंकड़ा जब आएगा आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप किस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।